हाँ तो बच्चों, आपको आवाज़ आ रही है ना? थोड़ा सा सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे क्लास रोकनी पड़ी, और अभी सब कुछ ठीक है, सब कुछ फ्लो में है, तो अभी क्लास मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। आपको आवाज़ आवाज़ आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन था, एक बार आओ मैं फिर से दूसरा क्वेश्चन आपको पढ़ा दे रहा हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बस ये था बच्चों। क्या था? मैंने आपको बताया था कि एबीसी लिमिटेड है, इसके पास 3 सीजीयू है, ए बी सी। कैरिंग अमाउंट इसका 31 मार्च 2001 को दिया हुआ, 31 मार्च 2001 को। ए बी सी का 500, 750, 1100, ये तीन आपको कैरिंग अमाउंट दी हुई है। 500 दिया हुआ है, 750, 1100। मैंने बोला कि अगर लाइफ डिफरेंट है तो हम लोग क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज लाइफ निकालेंगे मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई कर दिया, 500 मल्टीप्लाई बाई 10 5000 हो गया, 750 मल्टीप्लाई बाई 20 15,000 हो गया। हाँ, और 1100 मल्टीप्लाई बाई 20 22,000 हो गया, तो 5:15:22 ये हमारा एक रेशियो आ गया। फिर मैंने बोला कि एक के पास दो कॉर्पोरेट एसेट, क्वेश्चन बोला कि दो कॉर्पोरेट एसेट है, उसकी लाइफ 20 साल है, ठीक है। एक कॉर्पोरेट एसेट है, एक है वाई। जो एक्स है वो अलोकेबल है, और ये नॉन अलोकेबल है, मतलब ये अलोकेबल नहीं है, अनअलोकेबल है। तो 600 को हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे इसी रेशियो में। तो 5 मतलब 5/42, 15/42, और 22/42, तो ये सारे हम लोग बांट देंगे, तो हमारी अब असेट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? इसको आप प्लस कर लीजिए 500 में, इसको आप प्लस कर दीजिए 750 में, इसको आप प्लस कर लीजिए 1100 में। तो सर ये सबकी आपकी नई वैल्यू आ जाएगी। तो 500 प्लस 71.43, तो सर ये कितना हो गया, 571.43। सर ये वाला बता दीजिए 750 प्लस 214.29, सर ये हो गया 964.29। सर 1100 और ये यानी कि तीन 1414.28, ये आपकी रिवाइज वैल्यू आ गई। अब देखो रिकवरेबल अमाउंट कितना दिया हुआ, 600 900 1400, सबकी रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है। सर इसको अभी कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं इसको अभी कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये अनअलोकेबल है, ये एग्रीगेट में जाएगा। तो पहले अब हम लोग सबकी इंडिविजुअल से कंपेयर करेंगे, इसका 600, इसका 900, इसका 3200। अब आप एक बार बताओ, क्या हमारी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से? क्योंकि आपकी बुक्स में ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो आपकी इंपेयरमेंट लॉस होगी, अगर नहीं है तो इंपेयरमेंट लॉस नहीं होगी। तो कैरिंग अमाउंट कितना है यहाँ पे? यहाँ पे कैरिंग अमाउंट है 571, और यहाँ रिकवरेबल अमाउंट है 600। तो यहाँ कोई भी इंपेयरमेंट लॉस है? यहाँ कोई भी इंपेयरमेंट लॉस है? सर यहाँ कोई भी इंपेयरमेंट लॉस नहीं है, क्योंकि कैरिंग अमाउंट जो है वो कम है रिकवरेबल अमाउंट से, मतलब रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है, उस एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा है, तो हमारा कोई भी यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। सर यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस है क्या? सर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, हाँ बिल्कुल ज़्यादा है, यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस है, क्योंकि कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट। कितने से ज़्यादा है सर? सर सर कितने से ज़्यादा है? सर हमारा 64 से यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, 64.29 से हमारा यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है सर, 64.29 से, ठीक है सर। 64.29 से हमारा ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पे 1414 और यहाँ 3200, तो यहाँ तो कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है। हाँ? नहीं, यहाँ भी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा नहीं है। क्या कर रहा हूँ मैं? सही कर रहा हूँ ना? हम्म। अच्छा, 1400 लेना था, मैं 3200 ले लिया हूँ गलती से, माई मिस्टेक। वही कह रहा हूँ कि ज़्यादा क्यों आ रहा है। सी का कितना है, 1400 है। तो सर यहाँ भी 14 से ज़्यादा है, सर यहाँ भी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, तो कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, तो यहाँ भी 14.28 है, ज़्यादा है सर। तो अब ये जो है, अब देखो यहाँ पे तो कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो है ना। इन दोनों को किस रेशियो में बांटोगे? यहाँ ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा कॉर्पोरेट एसेट्स में डाल सकते हो, नहीं। यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ देखो, आपने 600 को किस रेशियो में बांटा है, ये सारे ये सब बांटा है आपने। आप मेरी बात समझ रहे हो? सर मैं समझ नहीं रहा हूँ सर, आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा। देखो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। देखो 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 देखो, एक्स है, वाई है, जेड है, ये तीन सीजीयू हैं आपके। इन सब की कितनी कितनी वैल्यू थी? 500 थी, ठीक है। और 750 थी, और कितनी थी? 1100 थी। आपने इसमें 71.43 जोड़ा, 214.29 जोड़ा, और 314.28 जोड़ा, तो ये हो गया सर 571.43। ये हो गया 964.29, और ये हो गया 1414.28, इतना हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है सर, ये जो आपको 64.29 है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसमें? एक्स में तो कुछ नहीं है, आपको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखने वाली बात है, 64.29 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करिएगा? तो देखो, इम्पेयरमेंट लॉस यहाँ पे तो जीरो है,
और यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस 64.29 विथ रेस्पेक्ट टू किसको, वाई, वाई को लेके, वाई और उसका जो आपका कॉर्पोरेट एसेट्स एक्स, वाई एंड एक्स। तो सर ये कैसे होगा, सर बिल्कुल होगा, वाई एंड एक्स। अभी मैं पूरा आपको कराऊंगा, आप घबराओ मत, वाई एंड एक्स को लेके। तो सर क्या मैं ऐसा, अच्छा ये ए बी सी था, ओके मैं इसको ए बी सी लिख ले रहा हूँ, ठीक है। सर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या मैं एक एक्स भी ले चलता हूँ क्या? हाँ सर एक्स ले लीजिए आप। एक्स आपकी कितनी है सर, 600 है। जो आपकी ये डिस्ट्रीब्यूट हुई है, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूट हुई है सर, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ये 600 ही तो है। ये तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो ये आपको कितनी आएगी, 600 आएगी, या जीरो, ये 600। अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे सर? सर हम डिस्ट्रीब्यूट बिल्कुल कर सकते हैं सर। कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको, अभी बता दे रहा हूँ, देखो 64.29 को, 64.29 को यहाँ पे आप 64.29 मल्टीप्लाई बाई 750, मल्टीप्लाई बाई 750 डिवाइड बाई 964.29। अच्छा, और x में कितना जाएगा, 64.29 मल्टीप्लाई बाई 214.29 डिवाइड बाई 964.29। तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? चलो और देखो, बता रहा हूँ मैं। देखो, ये आप उस रेशियो में आप उसको क्या करो, डिवाइड कर रहे हो, तो 64.29, 64.29 डिवाइड बाई 964.29 मल्टीप्लाई बाई 750। तो सर ये कितना आ गया, ये आ गया सर 50 आपका। देखो सर ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 50। देखो ये आपका है ना यहाँ पे 50, तो सर ये आपका आ गया 50। तो सर ये आपका हो गया 50। तो अगर मैं माइनस कर लूँ सीधा, तो यहाँ पे आपको बचेगा कितना, 14.29 आपका इससे जाएगा यहाँ के कॉर्पोरेट असेट से, ठीक है सर। इम्पेयरमेंट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर आपको एक्स एंड वाई एंड एक्स, फिर इम्पेयरमेंट लॉस विथ रिस्पेक्ट टू इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ रुपीज, यहाँ पे 64.29, और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे भी तो था ना 14.28, इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ रुपीज 14.28 विथ रेस्पेक्ट टू ये तो बी बी एंड एक्स को लेके था। तो अब जो है सी एंड एक्स को लेके होगा। सी एंड एक्स को लेके कैसे सर, सिंपल है बच्चों। अब यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे कितना, अब देखो 14.28 मल्टीप्लाई बाई कितना, मल्टीप्लाई बाई ये। अब हम इस वैल्यू को लेके चलेंगे, तो सर 1100 डिवाइड बाई 14.28। फिर इसी तरह यहाँ पे भी सर, यहाँ पे भी लेंगे 14.28, 14.28, हाँ 14.28 मल्टीप्लाई बाई क्या सर करेंगे सर, सर मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक्स का कितना शेयर है 314.28 डिवाइड बाई 14.28। ओके सर, तो इसको भी कर लेते हैं, 14.28 मल्टीप्लाई बाई 1100, इतना हो गया, डिवाइड बाई 14.28। तो सर ये हो गया आपका 11.10, तो 11 ले लेते हैं। तो सर यहाँ पे कितना आ जाएगा, सर यहाँ पे हो जाएगा 11.11, और यहाँ कितना हो जाएगा सर 14.28 माइनस 11.11, तो सर ये हो जाएगा 3.17। अच्छा 3.17 यहाँ पे हो जाएगा। ओके सर, अभी घबराओ मत, अभी आपको मैं एक एक स्टैंडर्ड आंसर कराऊंगा। तो देखो 11.11.11 यहाँ पे हो जाएगा, और 3.17 यहाँ पे हो जाएगा। मतलब ये जो आपका जो सी वाली पार्ट है, अब सी की असेट्स की वैल्यू कितनी थी आपकी, यहाँ पे कितनी थी, 1100 थी ना, हाँ 1100 थी। 1100 में आप कितना माइनस करोगे, 11.11, और यहाँ पे जो 600 से आप माइनस करोगे, 600 से ये 14.29 माइनस करोगे, और 3.17 माइनस करोगे। तो अब जो रिवाइज वैल्यू, रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी, मैं आपको देखो बता रहा हूँ, सब एकदम अच्छे से प्यार से बता रहा हूँ, बात समझो। देखो रिवाइज्ड रिवाइज कैरिंग अमाउंट, सर एक रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी सर, सर ये तो इसकी सिंपल है, सर ये तो 500 ही रहेगी, सर ये तो 500 ही रहेगी। सर 71 रुपए आपने छोड़ दिया, अरे बच्चों वो तो हमारी एक्स में आएगी ना, तो वो अभी छोड़ दो, वो 500 है, ठीक है। सर ये कितनी हो गई सर ये हमारी हो गई 750, 750 माइनस 11.11। सर मैं सही कर रहा हूँ ना सर, नहीं नहीं 11.11 तो उसका है, 750 माइनस ये 50।
-50, तो सर ये हो गया आपका कितना 700। और सर ये 314, अच्छा नहीं नहीं, ये कितना हो गया सर? सर ये आपका कितना हो गया सर? सर ये आपका 1100 -11.11, तो सर ये माइनस कर लीजिए सर। 1100 -11.11, तो ये कितना आ गया? 1088.89, 1088.89। और सर जो आपका एक्स है, आपका जो एक्स है उससे क्या ये भी माइनस होगा 14.29, और ये भी माइनस होगा 3.17, तो 600 -14.29 -3.17, ये भी माइनस हो गया, तो सर ये कितना आ गया? ये आपका हो गया 582.54। ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई, देखो 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 देखो, 582 आई ना एक्स की वैल्यू। तो ये सारी आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? ये देखो, ये आपकी किसकी किसकी वैल्यू है? ये आपकी ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, और ये एक्स की वैल्यू है। और एक वाई की भी वैल्यू है। वाई कितना है? जो कॉर्पोरेट एसेट्स थी, जो आपकी वो नहीं थी, जो आपकी आइडेंटिफिएबल नहीं थी, मतलब अलोकेबल नहीं थी, 200। तो अब आप क्या करोगे? इस 200 को आप इसमें जोड़ दोगे। 200 को आपने इसमें जोड़ दिया। अब ये टोटल असेट सबको आप कर लो, क्योंकि अग्रीगेट कर लेना होता है। जब मैंने बताया था कि सीजीयू का आप करते हो, तो अब आप क्या करते हो? एग्रीगेट कर लेते हो। तो अभी आपको कोई एक कॉर्पोरेट एसेट ऐसी है जो अनअलोकेबल है, तो आप क्या करोगे? अब इसको जोड़ लोगे, क्योंकि सेपरेट इंडिविजुअल एसेट्स का, इंडिविजुअल सीजीयू का हमने इंपेयरमेंट कर लिया। अब सबको जोड़ लेते हैं। तो 582.24 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 700 प्लस 1088.89, सर ये कितना हो गया? सर ये टोटल हो गया हमारा 3071.43। और उसकी पूरी की वैल्यू कितनी दी हुई है? पूरी की वैल्यू दी हुई है 3200 रुपए। ओ माई गॉड, 3200 रुपए दी हुई है। तो यहाँ पे कोई भी इम्पेयरमेंट, नो इम्पेयरमेंट लॉस इज देयर। क्यों? ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि आपकी कैरिंग अमाउंट जो है इज नॉट ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट। बच्चों समझ में आया आपको? बहुत सिंपल था। 3071.43, यही आपकी जो है लास्ट में कैरिंग अमाउंट देखो यहाँ पे आ रही है, और कोई भी यहाँ पे वैल्यू लॉस में नहीं आ रही है। आपको समझ में आया कि नहीं? बहुत सिंपल था, बहुत टफ नहीं था। बस स्टेप बाय स्टेप चलना है, और आपको सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। अब आपको इसका स्टैंडर्ड आंसर करा दूं क्या? जैसा बोलो। एक बार देख लेते हैं शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लोग बहुत परेशान हो गया हूँ मैं इन सब चीजों से। चलो, एक सेकंड रुक जाओ तो। चल रहा है ना? पानी पी लो। सॉरी सॉरी। देखो बच्चों, एक बार फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कैरिंग अमाउंट सबको दिया हुआ था 500। देखो, अगर इसका स्टैंडर्ड आंसर अब मैं आपको कराऊं ना, मैं आपको करा ही देता हूँ। आ जाओ। सॉल्यूशन, ठीक है, एक प्यारा सा आपको सॉल्यूशन करा ही देता हूँ। नहीं तो आप जो कहोगे सर आपने कराया नहीं। कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू आफ्टर allocating corporate assets X। ठीक है, ठीक है। तो सर particulars CGU A, CGU B, CGU C। सर कैरिंग अमाउंट कितना दिया हुआ है सबका सबका? 500, 750, 1100। 500, 750, 1100। लाइव कितना दिया हुआ है सर सबका? 10, 20, 20। 10, 20, 20।
वेटेड एवरेज कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगा सर? कैरिंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाई लाइफ। 5,000, 750, अरे सॉरी, 15,000, 22,000। सर रेशियो कैसे निकलेगा? सर रेशियो 5:15:22। सर ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यहाँ पे आ गया क्या? कोई बात नहीं। कॉर्पोरेट एक्स इन इन वेटेड एवरेज रेशियो। तो सर कितना था वो? 600 था। तो सर इसको कैसे डिवाइड करेंगे? सर 6, रुक जाओ। सर 600, सर ये कितना आया था? 71.43, 214.29। सर ये 314.28। सर ये कैसे आया था? ये आया था 600 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 42, 600 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइड बाई 42, 600 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइड बाई 42। ठीक है, 42 कैसे आया? 42 इज इक्वल टू 5 प्लस 15 प्लस 22। सर ये क्यों करवा दिए आप? ये तो हमें पता था। अरे तुम लोग को पता सब रहता है, और फिर जो है मेरे से फालतू फालतू बातें करते हो। फिर क्या है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ क्या? इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूंगा ना, तो फिर मैं सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको उठा रहा हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे कर ले रहा हूँ। सही है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे लिख लो। रिकवरेबल अमाउंट सबका कितना कितना दिया हुआ था सर? 600, 900, 1400। नहीं, पहले यहाँ पे रुक जाओ, पहले टोटल रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। सर कैसे? सर अगर ये ए है और ये कितना है? ये बी है, तो सर ए प्लस बी कितना हो जाएगा सर? सर ये हो जाएगा 571.43। और सर वो कितना था? 571 हो गया था। 964.29, 964.29, और ये 1314.28। नहीं, 1414.28। सर रिकवरेबल अमाउंट कितना दिया हुआ है? रिकवरेबल अमाउंट सर 6, 9 और 1400। सर 600, 900, 1400। सर कोई इम्पेयरमेंट लॉस है क्या? तो सर यहाँ पे कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। यहाँ पे है कितना? 64.29। 964.29 माइनस 900, तो कितना हो गया? 64.29। यहाँ पे है क्या? यहाँ भी है। 1414.28 माइनस 1400, तो ये कितना हो गया? 14.28 हो गया सर। तो सर ये आपका हो गया इम्पेयरमेंट लॉस। अब इस इम्पेयरमेंट लॉस आपको इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ रुपीज कितना? 64.29 को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? आप पहले किस में ले जाओगे? बी में कैसे ले जाओगे? 64.29 मल्टीप्लाई बाई कितना? मल्टीप्लाई बाई कितना 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 750, 750, 750 डिवाइड बाई 964.29। 750, 750 डिवाइड बाई 964.29, और फिर x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 64.29 मल्टीप्लाई बाई कितना था? 214.29, 214.29 डिवाइड बाई 964.29। तो सर ये कितना आया? ये कितना आया? हम लोगों ने निकाला था सर। ये इसमें आया था 50, और इसमें आया था 14.29। ठीक है सर, देख लेते हैं। हाँ, ठीक है। और फिर फिर से इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ रुपीज 14.28 था। कितना था? हाँ, 14.28।
14.28। अब ये किस पे, सी पे था और किस पे, एक्स पे था। तो सर इस पे भी कितना, 14.28, 14.28, यहाँ मल्टीप्लाई कितने कितने से होगा, डिवाइड। सर ये अभी देख लेता हूँ मैं, कहीं से भी देख लो। 1100 और 314.28। सर 1100 और 1414.28 और 314.28, 1414.28, 28। तो सर ये कितना आ गया सर, सर ये आपका आया था, और सही जो रहे 1100, हाँ ये 11.1111, 3.1717, 11.1111, 3.1717। तो सर ये हमारा आ गया सब साफ। ठीक है, अब यहाँ पे एक और स्टेप आपको करना पड़ेगा, एक अब मैं यहाँ करा रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे भी करा सकता हूँ, आ जाओ यहाँ पे भी करा। कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन, और उसको रेट पे से करा, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस। तो सर पर्टिकुलर्स, ठीक है, ए, सर ए, बी, सी और एक्स। अच्छा ठीक है सर, ए बी सी और एक्स। तो सर जो है कैरिंग अमाउंट इनकी कितनी कितनी थी सर, कैरिंग अमाउंट कितनी कितनी थी, कैरिंग अमाउंट इनकी सबकी कितनी कितनी थी। सर 500, 750, 1100। तो सर ये हो जाएगा 500, 750, 1100, और ये कितना था, ये आपका एक्स की वैल्यू कितनी थी जो आपको ने डिस्ट्रीब्यूट की थी, 600 थी सर। ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस कितना कितना माइनस करना है आपको, सर यहाँ पे तो कुछ नहीं, और यहाँ बी बी को लेके इम्पेयरमेंट लॉस कितना है सर, 50। तो ये 50 माइनस हो जाएगा सर। सर सी को लेके कितना है सर, सी को लेके है सर 11.1111, 11.1111 माइनस हो जाएगा सर। सर एक्स को लेके कितना है सर, एक्स को लेके ये 3.17 है और 14.29 है। तो सर 14.29 प्लस 3.17, तो एक्स को लेके कितना है, 14.29 प्लस 3.17, 17.46। तो यहाँ पे हो जाएगा सर 17.46, ये माइनस हो जाएगा सर। तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा सर, रिवाइज कैरिंग अमाउंट हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा 500, यहाँ हो जाएगा 700, और 1100 माइनस 11.11, तो ये हो जाएगा 1088.89। सर ये हो जाएगा 600 माइनस 17.46, ये हो जाएगा 582, 582.54। ये हमारी असेट्स हो गई सर। फिर अब इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं सर, कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ होल। ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ होल कैसे पता चलेगा सर, सर सर एक्स, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस प्लस वाई। तो सर कैसे पता चलेगा, सर आपका 500 प्लस 700 प्लस 1088.89 प्लस 582.54 और प्लस उसकी वैल्यू कितनी थी, उसकी कितनी थी 200, 200 थी क्या, हाँ 200 थी, प्लस 200। तो सर ये आप पूरा जोड़ लिया आपने, कितना आ गया सर, आपको कितना आ गया सर, सर आपको कितना आ गया, 3071.43, 3071.43, 3071.43। सर रिकवरेबल अमाउंट ऑफ होल कितना दिया था सर, रिकवरेबल अमाउंट आपका 3200 दिया था शायद, हाँ। तो सर 3200 दिया था, तो नो कोई इम्पेयरमेंट लॉस है, नो, क्योंकि कैरिंग अमाउंट जो है इज लोअर देन आपका रिकवरेबल अमाउंट, तो नो इम्पेयरमेंट लॉस। बस सिंपल बच्चों, हो गया। मजा आया क्वेश्चन करके, मजा आया ना। ऐसे ही मजेदार मजेदार क्वेश्चन कराऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, चल रहा है सही से सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं सर, सब कुछ ठीक है। हाँ सब कुछ ठीक तो रहेगा ही, मुझे मालूम है। चलो अब इसको नोट कर लो, होल्ड करो और लिखो, होल्ड
होल्ड। होल्ड। फिर ये ओके। चलो आ जाओ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सर हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। आज मतलब दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब आ जाओ पहला क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है। सर क्या लिखा है सर। स्पेक्स लिमिटेड इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील यूटेंसिल। अच्छा, मतलब उसको क्या कहते हैं हिंदी में, स्टील को क्या कहते हैं? तांबा। नहीं नहीं, तांबा नहीं। स्टील के मतलब स्टील के बर्तन वो बनाते हैं। इट ओन्स अ बिल्डिंग फॉर इट्स हेडक्वार्टर। अच्छा, बिल्डिंग है इसके पास। तो याद करो बिल्डिंग इसके लिए क्या है, सीजीयू है? नहीं। सीजीयू क्यों नहीं है? क्योंकि सीजीयू वो होता है जो स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ द असेट्स होता है, वो सबको मिला के एक सीजीयू बनाते हैं। बिल्डिंग तो यार एक तो कॉर्पोरेट आपकी वो है ना, कॉर्पोरेट असेट्स है। तो ये सीजीयू नहीं है, ठीक है। इट ओन्स अ बिल्डिंग फॉर इट्स हेडक्वार्टर। द बिल्डिंग यूज टू बी फुल्ली ऑक्युपाइड फॉर इंटरनल यूज। पूरा उसका ऑक्युपाइड है, मतलब भरा हुआ है इंटरनल यूज करने के लिए। हाउ एवर रिसेंटली द कंपनी हैज अंडरटेकन अ मैसिंग मैसिव डाउन साइजिंग एक्सरसाइज। एज अ रिजल्ट ऑफ वन थर्ड ऑफ द बिल्डिंग बिकम वैकेंट। वैकेंट मतलब वो क्या किया, वो क्या कर रहा है कि जो इतना फालतू हमने पूरा बिल्डिंग को कवर किया हुआ है, वो कर रहा है कि हमने साफ सफाइया शुरू किया, मतलब कुछ बिल्डिंग का स्पेस हमने कहा खाली करो। तो इसने क्या किया, वन थर्ड स्पेस खाली करा दिया। दिस वैकेंट पोर्शन नाउ बी बीन गिवन फॉर लीज फॉर 6 ईयर। डिटरमाइन सीजीयू ऑफ द बिल्डिंग। अरे भाई, बिल्डिंग बिल्डिंग को कैसे सीजीयू में ट्रीट कर सकते हो सर? बिल्डिंग सीजीयू है ही नहीं, बिल्डिंग तो हमारा कॉर्पोरेट एसेट है। सीजीयू ऑफ द बिल्डिंग इट स्पेक्स लिमिटेड इज एज अ होल फ्रॉम द प्राइमरी पर्पस ऑफ बिल्डिंग इज टू सर्व एज अ कॉर्पोरेट एसेट। मतलब भाई वो कॉर्पोरेट एसेट, इट इज नॉट अ सीजीयू। तुम मुझे बात को समझो, ये आपका पूरा एक कॉर्पोरेट एसेट है। आप उसमें टू थर्ड और वन थर्ड अलग नहीं कर सकते, ये आपको कॉर्पोरेट एसेट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा हो गया सर। तीसरा ये इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, ये मैं आपको कराऊंगा। चौथा हो ही गया सर। और इधर के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, मजे आ गए सर। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन तो मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा। ये भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये भी उस पे। ये क्वेश्चन मैं आपको करा सकता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं कि आप नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको पहले मैं वो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट्स ये मैं करा दूं, तो उसके बाद ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन कराता हूँ। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बहुत इजीली आप कर लोगे, क्योंकि इसमें बहुत 30 मार्क खानी कुछ नहीं है। ठीक है। ये तो माइनस जो बोले सारे हो गए। पहले आ जाओ, एक क्वेश्चन ये करा दूं, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन कराऊंगा। ये आठवां वाला देखो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इतना सिंपल है कि ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हो जाएगा। देखो क्या लिखा है। लिखा है सर। सर, स्पेस इंफ्रा लिमिटेड हैज टू सीजीयू, ए एंड बी। दो सीजीयू है इसके पास, ए और बी। देयर इज नो गुडविल विद इन द यूनिट ऑफ कैरिंग अमाउंट। अच्छा, उसने बोला कि कोई भी गुडविल नहीं है इस कैरिंग अमाउंट में, सीजीयू के कैरिंग अमाउंट में। द कैरिंग वैल्यू ऑफ सीजीयू आर, सीजीयू ए का 20 मिलियन और सीजीयू बी का 30 मिलियन। मतलब वो दिया हुआ है कि भाई ए का कितना है। सर बोला ए का और बी का, ए का है 20 मिलियन और इसका है 30 मिलियन। ठीक है सर, फिर आगे क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है द कंपनी हैज एन ऑफिस बिल्डिंग विच इट यूज एन ऑफिस हेडक्वार्टर। उसके पास कोई बिल्डिंग है जो उसको कॉर्पोरेट एसेट्स की तरह वो यूज करती है। हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द अबव वैल्यू, और वो साफ साफ बोल रही है कि इसमें इंक्लूड नहीं है। एंड कैन बी एलोकेटेड टू द यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरिंग वैल्यू। ओ माय गॉड, वो बोला है कि कैरिंग वैल्यू के रेशियो में आप बांट दो। तो ऑफिस बिल्डिंग हैज ए कैरिंग वैल्यू ऑफ 10 मिलियन। तो ठीक है भाई,
भाई। तो 10 मिलियन को हम तुरंत बांट देते हैं, 10 मिलियन को हम तुरंत बांट देंगे। कैसे? 2:3 के रेशियो में अगर बांटेंगे तो ये 4 इसमें आ जाएगा, 6 इसमें आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना सर, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 24 और ये हो जाएगा 36। ठीक है। अब बोल रहा है कि रिकवरेबल अमाउंट, बोल रहा है रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द रिकवरेबल अमाउंट बेस्ड ऑन वैल्यू इन यूज, किसी से भी वो निकाल के तो दिया है ना। 18 मिलियन इसका दिया हुआ है, 38 मिलियन बी का दिया हुआ है। ठीक है। और बोल रहा है कि इम्पेयरमेंट लॉस दिखाओ। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर 18 मिलियन इसका है और उसका कितना बोल रहा है, 38 मिलियन है, तो आप मुझे बताओ क्या यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस है? इम्पेयरमेंट लॉस यहाँ पे है क्या? कैरिंग अमाउंट ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है, 6 से ज्यादा है हमारा। कैरिंग मतलब कैरिंग अमाउंट है 24 और रिकवरेबल अमाउंट है 18, मतलब 6 से ज्यादा बुक किया आपने, तो यहाँ पे 6 का इम्पेयरमेंट लॉस है। और यहाँ पे कैरिंग अमाउंट 36 है और रिकवरेबल अमाउंट 38 है, मतलब ज्यादा आ रहा है आपका रिकवरेबल अमाउंट, तो कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस यहाँ पे नहीं है, जीरो यहाँ पे नहीं है। तो 6 को किस रेशियो में बांटेंगे सर? 6 को आप जो ये आपने कॉर्पोरेट असेट्स को बांटा है इसी रेशियो में आप बांटेंगे, यानी कि 6 को अगर बांटना है विद रिस्पेक्ट टू ए को कितना चार्ज देंगे आप? ए को आप चार्ज देंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 24। और सर आप कॉर्पोरेट असेट्स को कितना चार्ज करोगे? कॉर्पोरेट असेट्स को भी तो चार्ज करना है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 24। सर 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 6 6 जा 1, यानी कि 1 यहाँ पे जाएगा। और सर यहाँ पे कितना जाएगा सर? 5 यहाँ पे जाएगा। यानी सर मैं ये कह सकता हूँ कि रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा सर? ये जो 20 है इसमें से आप 5 माइनस करके 15 लेते आएंगे। सर बी की तो एज इट इज रहेगी, क्योंकि बी में कुछ भी नहीं हुआ है, तो बी की तो 30 की 30 रहेगी। सर कॉर्पोरेट असेट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉर्पोरेट असेट्स की वैल्यू कितनी थी? 10 मिलियन थी, 10 में से 1 मिलियन घट के ये 9 हो जाएगी सर, क्योंकि यहाँ से बस एक ही मिलियन गया है। तो देखो क्या मैं सही कह रहा हूँ? देखो क्या बोल रहा है, इम्पेयरमेंट लॉस विल बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 डिवाइड बाई 24 अगेंस्ट द बिल्डिंग। बिल्डिंग में 4 डिवाइड बाई 24 करेंगे, ये जो 6 हुआ है, एंड 20 डिवाइड बाई 24 अगेंस्ट द अदर असेट, मतलब जो अदर असेट्स है वो। तो सिंपल था बच्चों, कुछ इसमें वो कुछ कारीगरी तो थी नहीं, आप कर सकते हो इसको। ओके सर, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। अरे यार इसमें क्या करना है मुझे? कुछ नहीं करना है। यहाँ पे तो लाइव भी डिफरेंट नहीं दिया था, यहाँ तो सीधा आप क्या करें, यहाँ पे आपने लिया, देखो ये 20 लिया, 20 लिया, 30 लिया, 50 हो गया। और फिर ये 10 है, उसको कैरिंग अमाउंट के रेशियो में बांट दिया। कैरिंग अमाउंट रेशियो इज इक्वल टू 2:3, 2:3 के रेशियो में इसने बांट दिया। तो सर ये कैसे आ गया? ये आपका 10 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 2/5, ये 10 मल्टीप्लाई बाई 3/5, सिंपल। तो ये आ गया। फिर उसके बाद ये टोटल हो गया, टोटल होने के बाद 24, 36, 60 हो गया टोटल। अब ये 18 और 38, 56, यहाँ पे है 6, 6 को बांट दिया, बस सिंपल। समझ में आ रहा है आपको? बहुत मस्त क्वेश्चन था। बस आपका अभी इन्वेस्टमेंट वाला ही क्वेश्चन बचा हुआ है, बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है। एक बार आ जाओ, शुरू से क्वेश्चन देखते हैं, फिर एडिशनल क्वेश्चन पे चलते हैं। केवल इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट ऑफ व्यू वाले क्वेश्चन ही बचने चाहिए, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने चाहिए, ठीक है? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी होल्डिंग, सब्सिडरी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट्स। आपको पता है आईसीआई आपके स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन निकाल के उसको एडिशनल क्वेश्चन में डाल रहा है। क्यों कर रहा है यार ऐसा? क्या मतलब था इसको करने का? केवल बच्चों का टाइम वेस्ट करना। बच्चे, अगर कुछ बच्चे इसको नहीं देखेंगे, केवल स्टडी मैट से पढ़ के जाएंगे, तो ये तो दिक्कत है ना। आप उसको एडिशनल क्वेश्चन में डाल दे रहे हैं, फिर आप उसको घुमा के एग्जाम में दे देंगे, बच्चे कहेंगे स्टडी मैट से क्वेश्चन नहीं आया। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हटाना ही नहीं चाहिए। अगर आप वहां से हटा रहे हो तो आप एडिशनल क्वेश्चन में से भी हटा दो। आप एडिशनल क्वेश्चन में उसको हटा के आप एडिशनल में डाल रहे हो, ये कोई बात होता है? मैं दिखा रहा हूँ, अभी मेरे पास पुराना स्टडी मैट भी है, उसमें वो क्वेश्चन थे, फिर उसको हटा के आईसीआई ने उसको एडिशनल क्वेश्चन में डाल दिया। तो अगर आप एडिशनल क्वेश्चन नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। मैं भी आपको दिखाऊंगा एडिशनल क्वेश्चन सारा, पूरा उस पे ले जाके। हाँ ये सब हो गया, ये भी हो गया। ये एक क्वेश्चन बाकी है, ये करा देता हूँ मैं आपको।
बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा हुआ है। बहुत ही मजेदार है, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ सॉल्यूशन, मतलब ऐसा नहीं बहुत बड़ा लंबा लंबा कैलकुलेशन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, अ कंपनी ऑपरेट्स अ माइन इन अ कंट्री वेयर लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड दैट ओनर मस्ट रीस्टोर द साइट ऑन कंप्लीशन ऑफ इट्स माइनिंग ऑपरेशन। याद करो, ड्रॉल आपने इंडिया 16 में पढ़ा है, डीकमीशनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी। तो इसमें क्या होता था, आपको जो असेट्स आप जहाँ पे सेटअप करते थे, वहाँ पे आप उसको जब हटाओगे तो आपको वहाँ पे उसको क्लीन करना पड़ता है। उसको आपको रीस्टोर एज़ इट इज़ करना पड़ता है कि जब वो एसेट्स नहीं थी, जो आपने ये गंदगी की, आप उसको साफ करो कि ऐसा लगे कि यहाँ पे कभी एसेट्स थी ही नहीं। तो उसके लिए आपको प्रोविज़न बुक करना होता था, प्रोविज़न फॉर ड्रॉल, और उसको हम लोग क्या करते थे, कैपिटलाइज़ करते थे। ठीक है? तो यही वो बोल रहा है। द कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन The cost of restoration include the replacement of the overburden which must be removed before mining operation commence। ओ, मतलब इसको क्या करना है, जो आपको ये रिस्टोरेशन करना है, उसमें एक और ऐसे भी खर्चे हैं कि जब वो ओवरबर्डन होता है, जैसे जब माइनिंग होती है, बच्चों ना मैं आपको बता रहा हूँ, माइनिंग देखो कैसे होती है। माइनिंग जैसे ये समतल है, तो पहले यहाँ पे खूब गड्ढा होता है। अब ये गड्ढा जब होगा तो इसकी मिट्टी कहीं ना कहीं आके यहाँ पे इकट्ठा होगी ना, ये इकट्ठा होगी, फिर यहाँ पे अंदर जाके कहीं पे माइनिंग होगा। अभी खदान तो एकदम नीचे होते हैं ना, ऊपर तो होते नहीं है। तो ये मिट्टी पहले यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, फिर ये ऊपर हो जाएगी। अब ये इसको बोल रहा है कि इसको भी हटाएंगे, अब यहीं पे तो रखेंगे नहीं, इसको भी यहाँ से कहीं ना कहीं लेके जाएंगे ना, तो इसको यहाँ से हटाने का भी खर्चा वो लेगा। ठीक है, ले लो भाई। कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन में बोल रहा है जुड़ा रहेगा, हम हाँ ठीक है, बिल्कुल जुड़ा रहना चाहिए, ये भी खर्च तो है ही भाई उसको, क्योंकि ये माइनिंग माइनिंग तभी ना चालू होगी जब यहाँ से कूड़ा कचरा हटेगा। अब यहीं पे सारा आप जो है निकाल निकाल के रखोगे फेंक फेंक के, तो कैसे होगा, नहीं होगा। तो वो भी होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है सर, आगे बोल रहा है अप्रोविजन 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 इसकी बैटरी मुझे चेंज करानी होगी। अ प्रोविजन फॉर द कॉस्ट टू रिप्लेस द ओवरबर्डन वाज रिकॉग्नाइज्ड एज सून एज ओवरबर्डन वाज रिमूव्ड। जैसे ही ओवरबर्डन हट जाएगा, हम तुरंत प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है भाई, कर लेना। द अमाउंट प्रोवाइडेड वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ माइन एज बीइंग डेप्रिशिएटेड ओवर द माइन यूजफुल लाइफ। ठीक है ना, ये सब तो इंडिया 16 की बात है कि भाई हम इसको कैपिटलाइज करेंगे, जो भी हमारा ड्रॉल में एक्सपेंसेस हो रहा है, और उसको ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ में उसको डेप्रिशिएट करेंगे। ठीक है। The carrying amount of the provision of restoration cost is 500 which is equal to present value of the restoration cost। मतलब जो भी आपको restoration cost लगेगा, ये भी जो भी उसको खनन का, मट्टी निकालने का, मट्टी को वहां से हटाने का, ये बोल रहा है कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू 500 रुपए है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 500। द एंटिटी इज टेस्टिंग द माइन फॉर इम्पेयरमेंट। ओके, मतलब ये इम्पेयरमेंट करना चाह रही है माइन को, पूरे माइन को। ठीक है, ठीक है। द कैश जनरेटिंग यूनिट ऑफ द माइन एज अ होल, और जो कैश जनरेटिंग यूनिट है माइन का, वो पूरा माइन एज अ होल है, मतलब उसका प्रोविजन प्रोविजन सब जुड़ा हुआ है। द एंटिटी हैज रिसीव वेरियस ऑफर टू बाय द माइन एट अ प्राइस अराउंड 800। मतलब उस माइन को बेचने के लिए, खरीदने के लिए लोग तैयार हैं, कितने में, 800 में। दिस प्राइस रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट बायर विल एज्यूम द ऑब्लिगेशन टू रिस्टोर द ओवरबर्डन। ओ माय गॉड, ये बोल रहा है कि ये प्राइस केवल हमको, मतलब मुझे 800 दे देगा, और वो उसको रिस्टोरेशन कराएगा, जो मिट्टी हटवाना होगा वहां से, खड़ा मतलब मिट्टी हटवाना होगा, मतलब तुम समझे कि उस लैंड को एज इट इज जैसे था वैसे उसको ठीक करने का पूरा कार्य उसका, मतलब वो ले दे के हमको एक तरीके से कितना पैसा दे रहा है, 1300 दे रहा है, क्या मैं कह सकता हूँ? सर बिल्कुल कह सकते हैं। अरे 500 वो भी तो खर्च करेगा ना, प्रेजेंट वैल्यू। हाँ सर, ये आप सही कह रहे हो। तो यानी 800 रुपए वो हमें बिना मतलब 800 रुपए हमें केवल हमें दे दे रहा है कि भाई हमें ये फेयर वैल्यू हमारी पड़ेगी। ठीक है, इसमें से नहीं 500 घटा देना। अरे वो तो वो खुद करेगा ना, वो बोल रहा है, तो इसमें से नहीं घटाना है। ठीक है। डिस्पोजल कॉस्ट डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ द माइन इज नेग्लिजिबल, तो कोई भी आपको डिस्पोजल कॉस्ट नहीं लगेगा। ठीक है। द वैल्यू इन यूज ऑफ द माइन इज अप्रोक्सीमेटली 1200 एक्सक्लूडिंग रिस्टोरेशन कॉस्ट। तो एक बात बताओ भाई, ये 1200 रुपए आपको बोल रहा है वैल्यू इन यूज है, और इसमें बोल रहा है कि आपने रिस्टोरेशन कॉस्ट नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? अरे वैल्यू न्यूज अगर निकाला है, ये 1200 रुपया तो आपको प्लस में है, लेकिन अभी इसमें से तो 500 रुपया माइनस हो जाएगा ना। सर 500 कहाँ से आ गया? अरे बच्चों देखो, कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन कितना दिया हुआ है, ये प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन दिया है ना 500, तो ये तो इसमें माइनस करना पड़ेगा ना। सर आप क्यों माइनस कर रहे हैं? अरे बच्चों यहाँ पे 800 जो दिया हुआ है, यहाँ पे इस प्राइस में जो है नहीं है वो, तो हम भी तो इस प्राइस को हटा के देखेंगे।
आप नहीं समझ रहे हो क्या? देखो ये बोल रहा है कि 1200 रुपए, इसमें रिस्टोरेशन कॉस्ट नहीं है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 1200 रुपए जो है अभी हमें इसमें से अभी 500 खर्च करने होंगे? सर 800 में नहीं खर्च करने, 800 में सब ले दे के है भाई। तुम अपना खर्च करो, हमें 800 दे दो, लेकिन 1200 जो हमारा लिया हुआ है उसमें अभी रिस्टोरेशन कॉस्ट लिए ही नहीं है। तो सर इसको माइनस करिए, तो ये हो गया सर कितना, 700। सर ये हो गया कितना, 700 हो गया सर। 700 सर, हमारी ये वैल्यू इन यूज हो गई। ठीक है, वैल्यू इन यूज 700 हो गई। सर फेयर वैल्यू कितना हो गया? फेयर वैल्यू आपका हो गया 800। फेयर वैल्यू आपका कितना हो गया? हाँ, 800। और ये हो गया आपका 700। और कैरिंग अमाउंट ऑफ द माइन, कैरिंग अमाउंट ऑफ द माइन बोल रहा है, देखो माइन बोल रहा है यहाँ पे, कैरिंग अमाउंट ऑफ द माइन 1000 रुपए। तो इस 1000 में बच्चों, इस 1000 में हमारा 500 वो भी जुड़ा होगा ना, प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन कॉस्ट। सर आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अरे यार बच्चों, जब कैरिंग अमाउंट ऑफ माइन आया होगा वो कैसे आया होगा? आपने प्रोविजन को तो भी उसमें जोड़ा होगा ना, रिस्टोरेशन कॉस्ट को भी तो जोड़ा होगा ना उसमें। हम तो यहाँ पे जो भी खर्च ले रहे हैं, ये देखो 800 जो भी ले रहे हैं, ये भी रिस्टोरेशन कॉस्ट हटा दिया इसमें से कि भाई तुम खर्च करना। 1200 रुपए जो दिया था वैल्यू इन यूज, इसमें से भी हमने 500 हटा दिया। ये भी लो, तो इसमें से भी तो 500 हटाओगे, तो कैरिंग अमाउंट हमारा इसका माइंड का कितना आ गया? कैरिंग अमाउंट आ गया 500। तो अब एक बार बताओ, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट यूजुअल, इन दोनों में से जो हायर होता है वो लेते हैं, यानी 800 लेंगे। तो हमारा रिकवरेबल अमाउंट आया 800, कैरिंग अमाउंट है हमारा 500। तो क्या कोई इंपेयरमेंट लॉस है? नहीं है, क्योंकि कैरिंग अमाउंट इज लोअर देन रिकवरेबल अमाउंट, कैरिंग अमाउंट हमारा कम है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? सर हमें कुछ नहीं समझ में आया। देयर इज नो इम्पेयरमेंट लॉस। तुम्हें समझ में आया कि नहीं? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, समझ में आने की देरी है बस। सर हमें तो समझ में आ गया, आप क्या परेशान हो रहे हैं इतना? एक बार मैं और समझाऊंगा, एक बार मैं और समझाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कहीं ना कहीं मेरा जो छोटू मोटू है ना वो घूम रहा होगा इसी में। कोई बात नहीं, हम इसको करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आ जाओ। लेकिन पहले मैं देख लूं कि शूट हो रहा है कि नहीं, ठीक है? अरे यार अभी ऐसा हो गया था कि मैं क्या बताऊं कि शूट कर दिया और कब तक शूट ही नहीं हुआ। बहुत अलग अलग परेशानी हो जाती है बच्चों, बहुत ज्यादा, फिर बहुत दुख होता है यार, क्या बताऊं। चलो, देखो बच्चों, देखो, याद करो इंडिया 16, इंडिया 16 में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जो प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन कॉस्ट है वो भी हम लोग असेट्स की कॉस्ट में जोड़ देते हैं, और जोड़ के फिर हम लोग उसको ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ में उसको उसको क्या करते हैं, डेप्रिशिएट हर साल करते रहते हैं। तो बच्चों जब मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो तो कैरिंग अमाउंट ऑफ माइन दिया हुआ है, कैरिंग अमाउंट ऑफ माइन जो यहाँ पे दिया हुआ है 1000 रुपये, अगर मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि इसमें आपका ड्रॉल मतलब डीकमीशनिंग रिस्टोरेशन ऑब्लिगेशन इसमें जुड़ा हुआ है, तो क्या गलत कह रहा हूँ? तो मुझे ये बताओ, इसमें जुड़ा नहीं होगा बच्चों। चलो अच्छा, इसको मैं दूसरे तरीके से लेके चलता हूँ। अभी मैं माइनस कर करके चल रहा हूँ ना, मैं प्लस प्लस करके चल रहा हूँ। जैसे 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 ये 800 जो ये वहां पे बोला था, जो ये 800 बोला था, तो 800, और वो बोल रहा है क्या? वो क्या बोल रहा है कि बायर बायर विल एज्यूम द ऑब्लिगेशन, यानी अगर हम वो करते हैं, वो पैसा जो 500 खुद लगा रहा है, यानी अगर वो, जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, अपने बाइक बेच रहे हैं 1 लाख रुपए का, वो 1 लाख रुपए आपको दे रहा है, 10,000 रुपए पेनाल्टी खुद भर रहा है। तो भाई 1,10,000 में मिली ना, तो यानी अगर हम उसको ले लें तो यानी 800 प्लस 500 रुपए हमने टोटल कितने में बेचा? 1300 में बेचा। 1300 रुपए ये लेंगे। और वैल्यू इन यूज लिखा है 1200, वैल्यू इन यूज कितना लिखा है? 1200, यानी वैल्यू इन यूज जो है ये आपका दिया हुआ है 1200, ये आपका कितना दिया हुआ है? 1200। अब बात समझ रहे हो? ये, और ये 1200 में क्या लिखा है? रिस्टोरेशन कॉस्ट नहीं है, मतलब इसमें रिस्टोरेशन कॉस्ट नहीं हटाना है, तो हम भी नहीं हटा रहे, हम यहाँ भी नहीं हटा रहे, तो यहाँ भी नहीं हटाएंगे। तो ये हमारी क्या होगी? वैल्यू न्यूज, और ये हमारी हो गई फेयर वैल्यू। दोनों में से कौन सा हायर है? 1300 हमारा हायर है। अब 1300 से किससे कंपेयर करेंगे? कैरिंग अमाउंट से। कैरिंग अमाउंट कितना है? तो अभी हम इससे भी नहीं हटाएंगे, 1000 ही मान के चल रहे हैं, तो यहाँ भी 1000 और 1300 अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ भी हमारी कैरिंग अमाउंट कम है, तो कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं। समझ में आ रहा है? यहाँ हम माइनस कर करके चल रहे थे, यहाँ माइनस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं। सर यहाँ आपने बहुत जगह से माइनस किया था, यहाँ आपने दो जगह से माइनस किया था, और यहाँ जोड़ रहे हो केवल एक जगह। अरे क्योंकि यहाँ 1200 रुपया तो एक्सक्लूडिंग है ही ना, तो यहाँ पे क्यों मैं जोड़ू? यहाँ मैं क्यों घटाऊं?
अब बात को समझ रहे कि नहीं? मतलब 1200 रुपए जो आपका यहाँ पे दे रहा है कि वैल्यू न्यूज 1200 रुपए आप कमाएंगे, उसमें से 500 खर्च कर देंगे, वो मैं क्यों हटाऊं? क्योंकि मैं ये 800 में ले लिया हूँ, 800 में ले लिया हूँ 1300। अब जैसे यहाँ 1300 है, 1300 में से भी 500 खर्च करना है तो मैं नहीं हटाऊंगा। उसी तरह 1200 में से भी 500 घटाना है, मैं नहीं घटाऊंगा, क्योंकि मैं इसमें अभी जोड़ जोड़ के चल रहा हूँ। ये 500 में अभी प्लस प्लस करके चल रहा हूँ, 500 में क्या कर रहा हूँ, प्लस प्लस करके चल रहा हूँ। यहाँ पे 500 माइनस माइनस करके चल रहा था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, समझ में आ गया? तो थैंक यू सो मच। चलो देखो क्वेश्चन पढ़ा भी दूं, नहीं कहोगे सर आपने क्वेश्चन पढ़ाया नहीं। देखो क्या लिखा है। The cash generating unit fair value less cost of disposal is 800. This amount consider restoration cost that have already been provided for. मतलब इसमें restoration cost already जुड़ा हुआ है, ठीक है। As a consequences, the value in use for the CGU is determined after consideration of restoration cost, that is 1200 minus 1500। क्योंकि जब यहाँ 800 में जुड़ा हुआ है, मतलब 800 में अगर कंसीडर किया गया है तो हम भाई 1200 में भी कंसीडर करेंगे तो 700 हो गया। अब कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू इज 500, कैसे? 1000 लेस रिस्टोरेशन कॉस्ट 500। तो सर सिंपल सर, ये सब सिंपल सिंपल है, ये आप पढ़ लेना, इसमें कुछ है नहीं। इसमें बस यही लिखा हुआ है, इसमें ये जो लिखा हुआ है ना, ये बस बोल रहा है कि किसी एयरलाइन ने, मतलब एक एक एयरलाइन ने क्या किया है, दूसरे ऑपरेशंस यूनिट्स को एक्वायर कर लिया, दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट को, ताकि उसकी कॉस्ट सेविंग हो जाए, वो सीजीयू बनाने के लिए, पर्पस के लिए। और सीजीयू बनाने से क्या होता है ना, आपकी सिनर्जी बेनिफिट हो जाती है। जैसे जैसे मान लो कि मैं आपको बताऊं कि जैसे एज एग्जांपल मेरी कोको कोला कंपनी है, और मेरी जो सेल्स टीम है उसके लिए मुझे रेंट पे लेना पड़ता है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है मेरा रेंट पे है। मैंने क्या किया, मैंने एक दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया, और उसका वो जो बिजनेस प्लेस था वो उसका ओन्ड था, मतलब वो उसके कंपनी के नाम पे था। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा रेंट बच जाएगा, क्यों? क्योंकि मेरे सारे वर्क फोर्स जो है, जो सेल्स वाले एडमिनिस्ट्रेशन वाले इंप्लॉय है, वो सारे वहीं पे जाके काम करने लगेंगे। आप बात समझ रहे हो? तो इससे कॉस्ट सेविंग हो जाएगा। तो इसी सिनर्जी बेनिफिट पे वो क्वेश्चन है, तो जनरल नॉलेज के लिए आप ये पढ़ लेना, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो सिंपल है, इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये सिंपल है, अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा। पहले आप बस वो शेयर वाला वही बचना चाहिए, तो ये शेयर वाला है, ठीक है, 8वां हो गया है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी शेयर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन है। 12वां भी करवा दिया, 13वां भी करवा दिया। ये भी तो होमवर्क दे दिया था ना मैं, ये तो ऊपर है। चलो अब आपको देखो, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ सर, ये नहीं नहीं, ये नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। ये देखो सर, ये क्या दिखा रहे हैं सर आप? सर ये सब क्या दिखा रहे हैं सर आप? ICAI SSP पोर्टल, नहीं नहीं SSP नहीं चाहिए यार, ICAI पोर्टल पर चाहिए मुझे। ICAI स्टडी मटेरियल, देखो देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो आपके साथ ICAI क्या करती रहती है, देख लो देख लो, मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूँ, देख लो। एकदम लेटेस्ट लेक्चर है बच्चों, एकदम मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। ये देखो, ये देखो, ये 36 है, ये देखो, ये देखो कितने क्वेश्चन दिए हुए उसने, कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये US डॉलर वाला क्वेश्चन लास्ट हम लोगों ने अपने बुक्स में किया था, ये देखो, ये किया था ना यहाँ पे लास्ट में, ये जो हम लोगों ने इसको किया है, देखो यही क्वेश्चन था ये। अब बच्चे, जो हमारे बच्चे प्यारे प्यारे, केवल स्टडी मैट से ये करके जाएंगे, हाँ, कि हमने सातों क्वेश्चन कर लिए हैं, हमने सारे इलिस्ट्रेशन कर लिए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। सर क्यों सर? आओ मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब ये देखो क्या था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक ना, एक जो है यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन उठा उठा के आपके
इसमें डाल दिया है उसने, आईसीआई ने, जबकि आईसीआई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप कोई कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है बच्चों, केवल जो है बच्चों का टाइम वेस्ट करने का, बस सिंपल सा लॉजिक है। अरे आप दे रहे हो, आप दे दो। हाँ, ऐसे हटाने का क्वेश्चन क्या मतलब है? ये देखो, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ये सारे हटा के इसने किस में डाल दिया है, आईसीआई ने यहाँ पे डाल दिया है। 10 क्वेश्चन एकदम प्यारे प्यारे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन। अब बताओ, अब आप ये अगर इग्नोर कर देते तो आपको बहुत दिक्कत हो जाता है कुछ भी नहीं, लेकिन एक बार आपको फेस करके जाना है बच्चों, अब बात को समझो। तो देखो, ये मैंने सारे क्वेश्चन अपने बुक्स में ले लिए हुए हैं, आपको जो बुक मिलेगी उसमें ये भी एडिशनल क्वेश्चन इसमें मौजूद होगा। तो आ जाओ, देखो, एडिशनल क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, तुरंत तुरंत करेंगे। देखो, ये दो तीन ये पहले जो 3 क्वेश्चन है बच्चों, ये एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे हैं। ये मैं क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते आपको मैं सोचा था कि आपको करा दूंगा। कि देखो, पहला, देखो, कब जो कैश फ्लो होता है, जो कैश फ्लो है, कि कभी कभी कैश फ्लो जो है ऐसा होता है कि उसमें प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है। कि जैसे कि हमें लग रहा है कि अगले साल 1,000 रेवेन्यू होगी, लेकिन इसकी परसेंटेज 90% है। ठीक है, उसके अगले साल 15% होगी, 1500 होगी, लेकिन उसकी परसेंटेज 5% है। मतलब ऐसे उसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर दिया हुआ है, पूरा प्रोबेबिलिटी फैक्टर मिला के 100% हो रही है। तो इसमें आप क्या करोगे, कैश फ्लो निकालते समय आप उस प्रोबेबिलिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है सर। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि क्या होता है कि आपको ऐसा दिया जा रहा है कि या तो 200 होगी या तो 150 होगी। हाँ हाँ, ऐसा बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच में ही कहीं होगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। तो उसी पे ये बस क्वेश्चन है। तो देखो क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या बोला, पहला बोला कि कैश फ्लो इज 100 200 300 विद प्रोबेबिलिटीज ऑफ 10% 60% 30% रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें सीधा बच्चों, व्हाट जस्ट हैपेंड मैन, ये कैसे हो गया? एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज वेट। इसको पहले थोड़ा सा, इन लोग को थोड़ा सा थोड़ा टाइट कर दूं इन लोग को मैं। ठीक है, फिर उसके बाद, हाँ, आ जाओ। हाँ, तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर यहाँ पे ये हो जाएगा 100 × 10%, 100 × 10% हो जाएगा। सर 200 × 60% हो जाएगा। सर 100 200 और सर 300 × 30% हो जाएगा। तो सर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया आपका 120, ये हो गया आपका 90। तो सर आप जोड़ लो कितना हो जाएगा सर, सर 220 हो जाएगा सर। सिंपल यार, अब इसमें क्या मैं कर रहा हूँ बताओ। लेकिन क्वेश्चन कराना जरूरी था, मेरे प्यारे बच्चे हैं, बुरा मान जाएंगे सर, ये कैसे आ गया। ओके सर, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल है, उसी तरह सेम है। कैश फ्लो ऑफ 1000 मे बी रिसीव इन 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 10% 60% 30%। ठीक है, तो सर 1,000 से मतलब पहले साल में भी 1,000, दूसरे साल में भी 1,000, तीसरे साल में भी 1,000, लेकिन प्रोबेबिलिटी 10%, 60%, 30%। ठीक है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड कैश फ्लो एज्यूमिंग अप्लीकेबल डिस्काउंटिंग रेट 5%, 5.2%, 5.5%, 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। अरे बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, इसमें सिंपल है ना। इसमें जैसे ये दिया हुआ है 1,000, 1,000, 1,000, ये कितना दिया हुआ है, 10%, 60%, 30%। सर लेकिन अब यहाँ पे देखो डिस्काउंटिंग फैक्टर सब अलग अलग रहेगा। ये आपका निकलेगा 5% से, ये आपका निकलेगा 5.5% से, ये आपका निकलेगा, अच्छा ये 5.25% है, ये 5% से, ये 5.25% से, ये 5.5% से। तो सर देखो, सर पहले वाला 5%, तो 1 डिवाइड बाई 1.05 आप करेंगे तो सर ये हो जाएगा 0.952। और सर दूसरे वाला क्या करेंगे आप, 1 डिवाइडेड बाई 1.0525,
एक बार इक्वल टू दबाएंगे, ये पहले साल का आया, फिर आप एक बार और इक्वल टू दबाएंगे तो 0.902 करेंगे, क्योंकि सर ये सेकेंड ईयर का लेना है, ये क्या है सेकेंड ईयर का। ठीक है, फिर इसके बाद सेम इसमें 1/1.055, एक दो तीन, ये थर्ड ईयर का, 0.851 ये थर्ड ईयर का लेंगे आप। तो इसको मल्टीप्लाई बाई इससे, इसको मल्टीप्लाई बाई इससे, इसको मल्टीप्लाई बाई इससे, तो सर ये हो जाएगा 952, ये हो जाएगा 902। नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक बच्चों, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। अभी तो बच्चों, अभी तो बच्चों, अभी तो बच्चों, ये वो करना है ना आपको। अभी तो ये मल्टीप्लाई करके करना था कितना, ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका 600, ये हो जाएगा आपका 300। हाँ, तो 100 मल्टीप्लाई, ये तो आपका हो जाएगा कितना 0.952, तो ये हो जाएगा 95.2, है ना। ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह 600 मल्टीप्लाई बाई 0.902, तो सर ये हो जाएगा 541.2। सर ये 300 मल्टीप्लाई बाई 0.851, तो सर ये हो जाएगा 255.3। तो सर जोड़ लो 541.2 प्लस 95.2, सर ये हो गया 891.7। समझ आया बच्चों? 892.36, वही राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आ जाओ तीसरा क्वेश्चन देख लो, बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये चौथा वाला तो इतना प्यारा क्वेश्चन है ना, मैं आपको क्या बताऊं, इतना ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है कि आपकी तबीयत प्रसन्न हो जाएगी। पांचवा वाला तो कैश फ्लो पे है, वो भी सिंपल है। छठवां वाला, छठवां वाला तो और ही सिंपल है, सब सिंपल है, सब सब सिंपल है सब। सातवां तो और ही सिंपल है। आठवां वाला कौन सा है? अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट वाला है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तीसरा पढ़ो पहले। आप तीसरा पढ़ो, आप खुद ही कर लोगे इसको, मुझे कराने की जरूरत ही नहीं है। पढ़ लो तीसरा, आप पढ़ लो। अब मुझे ना क्या करना पड़ेगा, मैं समझ गया हूँ मुझे क्या करना पड़ेगा। जब ये बैटरी लो हो ना, तो मुझे आपको 15 मिनट का ब्रेक देना पड़ेगा, और 15 मिनट मुझे ये इसको चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज करते समय मैं रोक दूं, तभी जाके वो ठीक रहेगा। इतना मुझे करना पड़ेगा आपके लिए, चलो कोई बात नहीं। वैसे मैं पहले तो टेक्नीशियन को बुलाऊंगा और इसको ठीक कराऊंगा। देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड कैश फ्लो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, द एस्टिमेटेड अमाउंट फॉल समवेयर बिटवीन 50 एंड 250। ओ माय गॉड, बोल रहा है 50 और 250 के बीच में कहीं है। अच्छा, बट नो अमाउंट इन द रेंज इज मोर लाइकली देन अदर अमाउंट। नो अमाउंट इन द रेंज इज मोर लाइकली देन एनी अदर अमाउंट, मतलब कोई और अमाउंट नहीं आएगा, इन्हीं के बीच का आएगा। तो सर अगर ऐसा है तो आप क्या करेंगे, सर 50 प्लस 250 डिवाइड बाई टू, सर 300 डिवाइड बाई टू डेट इज 150, सिंपल उसी के बीच का आएगा। ओके सर, द the estimated amount falls somewhere between 50 and 250, and most likely amount is 100।
प्रोबेबिलिटी ईच अमाउंट आर नॉट नोन, तो क्या करेंगे सर? तो सर सीधा आप सीधा क्या करो, 50 प्लस 250 प्लस 100 डिवाइड बाई 3, तो सर कितना हो जाएगा? 400 डिवाइड बाई 3, तो सर कितना हो जाएगा? 133.3। ओके सर, 50 को दे रहा है 10%, फिर उसके बाद 250 को दे रहा है 30%, सर 100 को दे रहा है 60%, सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो सर, और कुछ भी नहीं है। आंसर निकालो सर, आंसर निकालो, आंसर निकालो, आंसर निकालो। सिंपल था सर। अब आ जाओ चौथा क्वेश्चन मैं आपको कराऊं, इतना मजेदार क्वेश्चन है ना कि आपको मजा आ जाएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा। चौथा पहले रोक दूं क्या? एक आपको इजी क्वेश्चन कराऊंगा पहले। हम्म। हाँ, कि आज छोड़ दूं? बताओ, जैसा बोलो। छोड़ दूं आपको आज? हम्म। सर लगता है आपको जाने का मन है। मेरे क्या, मेरे को क्या यार, मेरे को तो बहुत मस्त क्वेश्चन है, चौथा पांचवा सब। चलो आज इतना ही रहने देते हैं, आज भी ये क्लास हमारी पूरी नहीं होगी, वो थोड़ी बहुत इसकी वजह से, ये जो दिक्कत हुई ना हम लोग की, इसकी वजह से बहुत ज्यादा कम मतलब ये जो सिस्टम की दिक्कत हुई, तो चलो कोई बात नहीं। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो रिवाइज करते रहना, पढ़ते रहो, बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत मेहनत करो, और ऑल इंडिया रैंक की तैयारी करो, आएगा जरूर आएगा। ठीक है, बाय बाय।